बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर एक अहम तरीन मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूं। हमारा आज का मौजू है तलखीस निगारी। साल अव्वल के पर्चे उर्दू में सवाल नंबर 8 यानी आखिरी सवाल जो होता है वो तलखीस पर मबनी होता है, जो कि बहुत अहम है और उसमें कोई याद करना या रट्टा लगाना उसमें ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो एक अनसीन, एक अनदेखा पैराग्राफ दिया जाता है जो शायद आपने जिंदगी में पहली बार पढ़ा हो। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको मश्क की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत है ताकि आप इसमें माहिर हो सकें। तो आइए बिला ताहीर देखते हैं कि तलखीस जो है ये इसका मफहूम और तारीफ क्या है। तलखीस अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है खुलासा करना, पाक व साफ करना, तवील बयान को मुख्तसर करना वगैरह वगैरह। और इस्तिलाही तौर पर तलखीस निगारी से मुराद तवील इक़्तिबास के गैर ज़रूरी हिस्सों को अलग करके उसके असल मफहूम को इस तरह बयान कर दिया जाए कि कोई अहम और ज़रूरी बात इबारत से रह ना जाए। अजीज तलबा, एक और बात बताता चलूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी पे कोई अहम शख्स, कोई सियासतदान जो है 1-1.5 घंटे की तकरीर करता है और अगर आपने उसको नहीं भी सुना तो दूसरे दिन अखबारात में वो उसके अहम निकात या उसके जो पॉइंट्स हैं वो लेकर उसको 1-2 पैराग्राफ में या उसको बयान कर दिया जाता है और वो 1.5 घंटे की तकरीर जो है वो 5 मिनट में आप पढ़ लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि फलां जो शख्सियत है उसने तकरीर में क्या क्या बातें कही थी। तो वो जो सहाफ़ी होते हैं, जर्नलिस्ट, वो उसकी तकरीर को पहले लिखते हैं और फिर उसकी तलखीस करते हैं और फिर तलखीस करने के बाद उसको अखबारात में उसको खबर की सूरत में जो है वो शाया किया जाता है। तो तलखीस निगारी जो है ये बहुत अहम चीज़ है। इसमें वक्त की बचत की जाती है, ज़्यादा बातों को समेट कर कम लफ्ज़ों में बयान किया जाता है और ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं उनको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमें चूंकि इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इसमें जो है इसमें महारत हासिल करना ज़रूरी है, तो हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। आखिर कौन से उसूल हैं जिनकी बिना पर तलखीस निगारी की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इसके कुछ उसूल हैं, उनको पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो मश्क करने से पहले कुछ उसूल जो हैं वो देख लीजिए कि कौन से हैं। ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि मुख्तसर नवीसी में इबारत के अहम निकात छूटने ना पाए। तलखीस असल इबारत की 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 300 अल्फाज पर मुश्तमल इबारत की तलखीस 100 अल्फाज में आ जानी चाहिए और 30 जुमलों की इबारत की तलखीस 12 जुमलों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अंग्रेजी में कहते हैं 1/3, 1/3, उर्दू में कहते हैं, यानी जितना भी है उसका 1/3 आपने लिखना है, चाहे वो जुमलों में हो, चाहे वो सत्रों में हो, चाहे वो लफ्जों में हो। तो मेरा आपको मशवरा है कि लफ्जों में ही करें, लफ्ज गिन लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पेपर या जो पर्चा उर्दू जो है वो आपके सामने आता है उसकी एक एक जो सत्र है, क्योंकि वो छोटा छोटा लिखा होता है, तो उसकी सत्र जो है वो अगर आप एक सत्र लिखें अपनी आंसर शीट में या जवाबी कापी में तो 2-3 जो सत्रें बन जाती हैं जवाबी कापी की। तो इस तरह मुवाजना करना बनता नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप सत्रें गिनने की बजाय आप लफ्ज गिन लें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। अगर 150 अल्फाज हैं तो 50 लफ्जों में कर दें, 2-4 ऊपर नीचे हो जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3 है जी, तलखीस में निकात और मसाइल की तरतीब वही रहनी चाहिए जो असल इबारत में है। तलखीस में असल इबारत का मफहूम जहां तक हो सके अपने अल्फाज में बयान करना चाहिए, लेकिन कुछ और अल्फाज अपना लेने में कोई मजायका नहीं, मगर अंदाजे बयां तलखीस निगार का अपना होना चाहिए। तलखीस की जबान असल इबारत की निस्बत आसान होनी चाहिए। अहादीस, आयात कुरानी, अशार, ज़रबुल इमसाल, तशबीहात, इस्तिआरात और मुहावरात वगैरह को हज़फ कर देना चाहिए और महज नफ्स मजमून को अहमियत देनी चाहिए। इबारत की तलखीस करते हुए हम मानी जुमलों और मुतरादिफ अल्फाजो तराकीब को हज़फ कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर जुल्म सितम 2 लफ्ज है ना, मुतरादिफ लफ्ज हैं, तो उनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लें, जुल्म कर लें या सितम कर लें, तो आपकी बात जो है वो मुकम्मल हो जाती है।
تو عبارت کے ندائیہ اور سوالیہ فقرات کو سادہ جملوں میں بدل دینا چاہیے. اسی طرح عبارت کا مکالماتی انداز کو بیانیہ انداز میں ڈھال دینا چاہیے. تلخیص بہر صورت ایک پیراگراف میں کی جاتی ہے، اس لیے اگر تلخیص کے لیے دی ہوئی عبارت ایک سے زیادہ پیروں پر مشتمل ہو تو اس کی تلخیص الگ الگ پیروں میں نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک ہی پیرے کی صورت میں ہونی چاہیے. تلخیص میں ربط اور تسلسل ہونا چاہیے کیونکہ تلخیص ہونے کے باوجود خیالات، نکات اور مطالب کے اعتبار سے ایک مکمل نثر پارہ ہونا ضروری ہے. تلخیص میں قواعد اور زبان و بیان کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ غلطیاں تلخیص نگاری کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتی ہیں. اور آخر میں ہے کہ تلخیص کرتے وقت عنوان تجویز کرنے کا مرحلہ بڑا نازک اور اہم ہوتا ہے کیونکہ عنوان کسی بھی عبارت کے نچوڑ کی حیثیت رکھتا ہے. عنوان تجویز کرنے کے لیے عبارت کے مرکزی خیال پر توجہ کرنی چاہیے. عنوان ایسا جامع ہو کہ پوری عبارت کے نقطۂ نظر کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو یاد رکھیے کہ 8 نمبر تلخیص کے ہوتے ہیں، 2 نمبر عنوان کے ہوتے ہیں. تو 2 نمبر ضائع کیوں کیے جائیں؟ یہ جامع اور مختصر ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس سے پہلے کہ ہم تلخیص کی مشق کریں، کچھ ضروری ہدایات، کچھ 2-4 باتیں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کے سامنے پرچہ اردو آ گیا ہے، اس میں ایک پیراگراف ہے جو کہ اندیکھا ہے اور آپ نے اس کو حل کرنا ہے، تلخیص کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تلخیص کے لیے دی گئی عبارت کو اچھی طرح 3-4 بار پڑھیں. آپ محسوس کریں گے کہ اس میں بعض الفاظ غیر ضروری ہیں یا ضرورت سے زائد ہیں اور بعض عبارت کی آرائش کے لیے استعمال، یعنی اس کی زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. چنانچہ ان تمام زائد الفاظ سے قطع نظر کرتے ہوئے عبارت کے اہم نکات لینے چاہیے. مثال کے طور پر انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا ہے جس کی فطرت میں آزادی اور خود مختاری رکھی گئی ہے، وہ ذی روح اور ذی شعور ہے. یہ ایک مختصر جملہ ہے مگر مزید مختصر اس کی تلخیص کیسے کریں گے؟ متذکرہ طویل جملے کو مختصر جملے میں یوں سمیٹا جا سکتا ہے کہ ذی شعور انسان فطرتاً آزاد اور خود مختار ہے. تو یہ اس کی تلخیص ہو گئی. جی دیکھ لیجئے اس کا 1/3 ہے. عبارت کو پڑھتے ہوئے جو اہم نکات اور مطالب سامنے آئیں انہیں یا تو نشان زد کر دینا چاہیے یا علیحدہ کاغذ پر ترتیب وار لکھ لینا چاہیے. یعنی یا تو ان کو ہائی لائٹ کر لیں، انڈر لائن کر لیں، نشان لگا لیں، یا پھر الگ سے کسی صفحے پر جا کر ان کو ترتیب سے رفع عمل کے طور پر لکھ لینا چاہیے. تلخیص اصل عبارت کی 1/3 ہونی چاہیے، لہٰذا اصل اقتباس کے کل الفاظ کی گنتی کیجیے اور پھر تلخیص شدہ عبارت کے الفاظ کی گنتی کریں. اگر یہ اصل اقتباس کا 1/3 ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ ضرورت کے مطابق الفاظ کم یا زیادہ کیجیے. تو 2-4-5 اوپر یا 2-4-5 نیچے ہو جائیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر 150 الفاظ ہیں تو 50 تو 1/3 بالکل درست ہے. 50 کے 55 بھی ہو جائیں اور 2-4 کم 47-48 بھی ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہم نکات رفع عمل کے عنوان کے تحت تحریر کریں اور آخر میں اسے کاٹ دیں. تو کوشش کریں کہ جو آخری صفحہ ہے آپ کی جوابی کاپی کا، اس میں ایک بڑا سا مارکر کے ساتھ اہم رفع عمل لکھیں تاکہ ایگزامینر کو کوئی اعتراض نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے نیچے آپ جو مرضی کانٹ چھانٹ کریں، لکھیں، کاٹیں، پھر لکھیں، پھر کاٹیں رفع عمل کے طور پر. تو اس پر ایگزامینر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ اب میرا پیراگراف بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اس میں کوئی زبان و بیان کی غلطی نہیں ہے، اس میں الفاظ 1/3 ہیں، تو پھر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کو درست جگہ پہ جا کے آپ لکھ سکتے ہیں. تو پھر مناسب عنوان کی سرخی کے تحت موضوع عنوان لکھیے. عنوان 2 یا 3 بھی لکھے جا سکتے ہیں لیکن عنوان مترادف ہو، متضاد نہ ہو اور عنوان عبارت کا نمائندہ ہو. عنوان لکھتے وقت مصرعے یا جملے سے پرہیز کریں. عنوان مختصر اور جامع ہو. عبارت کا عنوان عمومی طور پر اصل عبارت کے شروع میں یا آخر میں ہوتا ہے، کبھی کبھار درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے جملے میں ہوتا ہے یا آخری میں ہوتا ہے. تو مترادف ہو، متضاد نہ ہو، کوئی مصرع نہ ہو، کوئی طویل نہ ہو، مختصر، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 لفظوں پر مبنی عنوان ہونا چاہیے اور عبارت کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے.
असल इबारत के अल्फाज की गिनती करते वक्त हर मुफरद लफ्ज मिसाल के तौर पर कहा कि की को एक गिना जाएगा, जबकि तराकीब मुरक्कब अल्फाज, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब अतफी भी एक ही लफ्ज गिने जाएंगे। यानी अगर वाव के साथ सुबह शाम दरमियान में जो ये हरफ अतफी आया ना, दरमियान में हरफ अतफी है, तो ये तरकीब एक लफ्ज शुमार होगी, ठीक है। और अगर जेर के साथ यानी तरकीब इजाफी हो तो यानी सुबह गम या शाम गम, तो ये भी दो नहीं बल्कि एक लफ्ज शुमार होगा, ठीक है। उसके बाद रफ अमल में अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि तलखीस शुदा इबारत एक तिहाई अल्फाज पर मुश्तमिल है और उन्वान भी मौजू है, तो फिर साफ अमल करने के लिए असल जगह पर जाकर लिखें। तो आइए अब बिला ताखीर मश्क करते हैं एक इबारत जो है या तलखीस जो है नमूने के तौर पर देखते हैं कि कैसे करनी है। ये जी इबारत नंबर 1, फर्ज करें कि ये पैरा आ जाता है। हम देखते हैं कि दुनिया में दो किस्म की कौमें हैं, एक वो जिसने अपने बाप दादा को दर्जे कमाल तक पहुंचा हुआ नाकाबिल सहव खता समझकर उनके उलूम फनून और तरीक़े मुआशरत को कामिल समझा और उसकी पैरवी पर जमी रही और उसकी बेहतरी और तरक्की पर और नई चीज़ों के अख्ज़ो ईजाद पर कुछ कोशिश नहीं की। दूसरी कौम ने किसी को कामिल नहीं समझा और हमेशा तरक्की में नए नए उलूम फनून और तरीक़े मुआशरत की ईजाद में कोशिश करती रही। अब देख लो कि उन दोनों कौमों में क्या फ़र्क है, कौन तरक्की और कौन तनज़्ज़ुल की हालत में है। तो ये पैराग्राफ फर्ज कीजिए कि आ जाता है, तो आपने इसको 3-4 बार पढ़ा और फिर आखिरी सफ़े पर जवाबी कापी के आखिरी सफ़े पर मार्कर से लिखा रफ़ अमल, और रफ़ अमल जो है उसमें कुछ अहम पॉइंट्स लिख लिए। मिसाल के तौर पर दुनिया में दो किस्म की कौमें हैं, ये एक अहम पॉइंट है इसका। दूसरी अहम बात है इसमें, एक वो जो अपने असलाफ को कामिल समझकर उनकी तकलीद करती है और तरक्की से महरूम रहती है। तीसरा पॉइंट, दूसरी वो जो कोशिश से नई राहें तलाश करके तरक्की याफ्ता बन जाती है। तो अंडरलाइन कर लें, रफ़ अमल कर लें, अलग से लिख लें। अहम बातें जो हैं वो लिखनी है आपने ताकि कोई अहम बात छूट ना जाए। तो चूंकि ये पैराग्राफ मुख्तसर है इसलिए इसमें 3 अहम निकात जो है वो निकले हैं। अगर कुछ पैराग्राफ इससे डबल भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 4-5 पॉइंट्स, 5 या 6 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। तो ये मुख्तसर है इसलिए इसमें 3 अहम पॉइंट्स जो हैं हमने निकाले हैं। अब इनकी मदद से आप जो है साफ अमल कर सकते हैं। तो साफ अमल जवाबी कापी पे जहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है कि सवाल नंबर 8 तलखीस निगारी की हेडिंग दें, सुर्खी दें और फिर नीचे उसके क्या लिखना है आपने। साफ अमल, आप ये हेडिंग नहीं आपने देनी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने सुर्ख रंग में हेडिंग दी है। आपने लिखना है कुल अल्फाज जो असल इबारत है 120, तलहीद शुदा अल्फाज 41 से 42, 43, 39, 38 भी हो सकते हैं, ठीक है। मुनासिब मुजव्विज़ा उन्वान, कौमों की तरक्की और तनज़्ज़ुली जामद और मुतहर्रिक अक़वाम, कौमों का अरूज व ज़वाल। तो मैंने 3 उन्वानात तजवीज़ कर दिए हैं। तीनों में से कम एक लाजमी ठीक होना चाहिए, और अगर आप समझते हैं कि एक जो मैंने लिखा है वही दुरुस्त है, वो 100% दुरुस्त है, तो फिर दूसरा और तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इम्तिहानी नुक्ते निगाह से मैं आपको बता रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 उन्वानात तजवीज़ कर सकते हैं। तलहीद शुदा इबारत है जी, दुनिया में 2 किस्म की कौमें हैं। एक वो जो अजदाद को कामिल समझकर उनकी पैरवी करती है और तरक्की से महरूम रहती है, दूसरी वो जो जिद्दोजहद और कोशिश से नई राहें तलाश करके तरक्की याफ्ता बन जाती है। तो ये 3.5 लाइनें हैं और इसमें हमने 1, 1.5 या 2 लाइनों में वो सारी बात मुकम्मल कर दी है जो तवील पैराग्राफ में थी। कोई अहम बात इसमें छूट नहीं गई, सारी अहम बातों को मुख्तसर करके और तरकीब को छोड़कर निकाल कर हमने तलखीस कर दी है। तो इसके आपको 10 में से 8-9 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आपने ठीक तौर पर इसको किया हो। तो एक और जो है नमूने के तौर पर इबारत पढ़ लेते हैं और उसकी तलखीस करते हैं जी। इंसान एक ऐसी हस्ती बनाया गया है जिसकी फितरत में आज़ादी और खुद मुख्तारी रखी गई है। वो जी अक्ल और जी शऊर है, उसको तमाम कवायद ज़ाहरी और बातनी दिए गए हैं, उनके इस्तेमाल पर जिस तरह के वो चाहे कादिर है। तमाम कामों के शुरू करने की समझ और उनके अंजाम की सोच उसको दी गई है ताकि हर काम का आगाज और अंजाम सोच ले। उसकी फितरत ऐसी है कि अपने लिए आप तमाम चीज़ें मुहैया करने के लिए हाजतमंद है। वो ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम कर सकता है, वो कुदरत रखता है, बस ये तमाम चीज़ें
इस बात पर दलालत करती हैं कि उस पुतले के साने की मर्जी यही थी कि ये पुतला आप अपना मालिक रहे। साने यानी बनाने वाला, अल्लाह की बात हो रही है यहाँ पे। तो रफ अमल में हम 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं। इंसान फितरी तौर पर आज़ाद व खुद मुख्तार और अक्ल फहम का मालिक है। वो हर काम के आगाज और अंजाम की सूझबूझ रखता है। वो ज़रूरियाती ज़िंदगी फराहम करने पर कुदरत रखता है और अल्लाह की मर्जी भी यही थी कि वो इख्तियारात का मालिक रहे। ये हो गया जी रफ अमल। तो ये क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़रा तेज़ी के साथ आपका वक्त बचाते हुए मैं इसको कर रहा हूँ, वरना आपको 10 मिनट लग जाएंगे इस सवाल के रफ अमल के तौर पर रफ अमल करते हुए। फिर साफ अमल में आपने लिखना है जी, साफ अमल की हेडिंग आपने नहीं देनी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। कुल अल्फाज 130 हैं, तलखीस शुदा अल्फाज 42, 45, 46, 47 हो सकते हैं, कोई 2-4 ऊपर नीचे का मैंने बताया, कोई मसला नहीं होता। मुनासिब मुजव्विज़ा उन्वान इंसान की खुद मुख्तारी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल जामे और मुख्तसर उन्वान है, दुरुस्त है, तो मैंने दूसरा और तीसरा लिखने की जहमत गवारा नहीं की। तलहीस शुदा इबारत है इंसान फितरी तौर पर आज़ाद व खुद मुख्तार और अक्ल फहम का मालिक है। वो हर काम के आगाज और अंजाम की सूझबूझ रखता है। वो ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने पर कुदरत रखता है। अल्लाह की मर्जी भी यही थी कि वो इख्तियारात का मालिक रहे। तो मुख्तसर अल्फाज में 1/3 पैराग्राफ मैंने लिख दिया है और यही आपने पैटर्न भी यही रखना है। पहले कुल अल्फाज बताने हैं, फिर मार्कर के साथ लिखना है, फिर तलहीस शुदा अल्फाज, फिर मुनासिब मुजव्विज़ा उन्वान बताना है, फिर तलहीस शुदा इबारत की सुर्खी देनी है और नीचे आपने 2 या 1.5 या 2.5 लाइनों में असल पैराग्राफ की तवालत के मुताबिक उसकी मुनासबत से आपने इसकी तलहीस करनी है। तो इस तरीके से आप एक अच्छी तलहीस और एक मुनासिब और मौजू तलहीस कर सकते हैं। बस इन हिदायत को और इन उसूलों को पेश नज़र रखना है। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।